हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 जो सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं और लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर एक टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आ जाओ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी भयानक था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में काफी सारे वीडियोज भी बनाए गए हैं, 3D में बनाए गए हैं, पिक्चर टाइप का बनाया गया है एंड टॉपिक्स भी पढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में आपको कई सारे मॉडल में मिल जाएंगे क्योंकि ये काफी फेमस था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये क्या है। तो रॉलेट एक्ट एक कानून था, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था? एक कानून था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में पंजाब का नाम सुना होगा, पंजाब के अमृतसर जिले यानी कि पंजाब जो आपका एक स्टेट है और उसका जिला था अमृतसर, ठीक है। अमृतसर की जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी, बहुत ज्यादा क्रोधित थी। क्या थी? बहुत ज्यादा वो क्रोधित थी। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में एक ऐसा कानून था जो इसी के विरोध में जैसे कोई ऐसा कानून लगा दिया जाए कि किसान अब खेती नहीं कर पाएंगे, तो भाई ये एक खराब कानून है एंड अब ऐसे में सभी जनता उसका विरोध करेंगी। तो इसी प्रकार से रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब की जितनी भी जनताएं थी, पंजाब के अमृतसर जिले की जितनी भी जनताएं थी बहुत ज्यादा क्रोधित थी। और सैनिक शासन जो था ना, जैसे सैनिकों का शासन होता है, हर एक सैनिक जो है उनका शासन एक आदमी करता है, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी का कोच होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर के हाथ में था, जनरल डायर को दिया गया था। जनरल डायर याद रखना, ठीक है। तो जनरल डायर को दिया गया था। किसको दिया गया था? जनरल डायल को दिया गया था। एंड 12 अप्रैल 1919, ये आप 1919 याद रखना, ठीक है, मानचित्र में पूछा जाता है। 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो सार्वजनिक सभा आयोजित किया गया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभा जो होती थी, इकट्ठा होती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जिनकी पूरी जानकारी जनता को बिल्कुल नहीं पता था, जैसे जो जनता थी वहां की पूरी जनता को इसकी जानकारी नहीं पता था कि 1919 12 अप्रैल को सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी जानकारी जनता को बिल्कुल भी नहीं थी। अब ऐसे में जनता को जानकारी ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था, तो क्या हुआ कि अगर देखो यहां प्रतिबंध लगाया गया था कि यहां सभा नहीं इकट्ठा होगा, बट जब जनता को पता नहीं था तो ऐसे में वो तो कर सकते हैं ना, वो सभा इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो आओ फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। अब एक त्योहार भी था, इसी दिन त्योहार था, तो इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। एक सार्वजनिक सभा के आयोजन का प्रतिबंध भी लगा था और उसी दिन एक वैसाखी का त्योहार था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का त्योहार था। अब भाई सभी जनता सोच रहे थे अगर इकट्ठा होकर हम लोग इसे मनाते एक मेले के टाइप का तो काफी अच्छा रहता। तो इसी का विरोध करने के लिए, इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, इस नीति जो ये नीति अपनाई थी सरकार, इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। लेकिन इस पर रोक था, फिर भी वहां विरोध करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए। अब ऐसे में जनरल डायर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए क्योंकि इसको मैंने कहा था कि ना लगाओ, सार्वजनिक सभा इकट्ठा मत करो, लेकिन आप लोग कर दिए, अर्थात सरकार का विरोध कर ही दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर बाग में एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। जहां इकट्ठा हुए थे यहां उस टाइप का ऐसे बना हुआ था और यहां एक दरवाजा था। अब इस दरवाजा एक ही दरवाजा था, अब इस दरवाजे को भी बंद करा दिया गया, अर्थात सभी जनता को इकट्ठा कर लिया गया। एक घर टाइप का था, बाउंड्री टाइप का, उसी के अंदर थी सभी जनताएं। बट उसमें जो जनरल डायर था वो 200 देसी थे एंड 50 गोरे सिपाही थे, जो विदेशी थे। ऐसे में आप कह सकते हो विदेशी लोग थे। वो क्या किया कि बाग में एक ही मात्र दरवाजा था, उसको भी रोक लिया, उसको बंद कर दिया और वहां सिपाही खड़े हो गए। और निहत्थे जनता को ये तो नहीं पता था कि इतना बड़ा घटना हो जाएगा, तो निहत्थे जनता पर गोली का बौछार 10 मिनट तक किया।
मतलब भाई 10 मिनट तक जो निहत्थे जनता थे उन पर गोलियों का बौछार कर दिया गया। अब 10 मिनट तक अगर गोलियों का बौछार किया जाए तो कितनी भी जनताएं हो ना, सभी को लग सकती है, कोई ऐसा बच गया हो जो किस्मतदार हो। तो ऐसे में 10 मिनट तक गोलियों का बौछार किया गया। जो निहत्थे जनता थी, न उसके पास बंदूकें थी, न लाठी थी, ना कुछ और सामान थे, कुछ नहीं थे, वो निहत्थे थे। ऐसे में वो मतलब सोच रहे थे ये नहीं हो सकता जैसा यहाँ किया गया है कि 10 मिनट तक हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। ये किसी भी जनता को नहीं सोचा था और किसी भी जनता को नहीं पता था। ऐसे में हजारों लोग तो मारे गए। सबसे पहले जितने लोग में थे हजारों लोग तो मारे गए, मतलब हजार, मतलब 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, हजार लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। और असंख्य, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, असंख्य लोग घायल हो गए। अब भाई इसी बड़ी घटना को ना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको एक कहानी के रूप में समझ में आ गया होगा एंड काफी ज्यादा इजी है। अगर आप एक कहानी की तरह समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 2-4 नाम याद रखो। रॉयट एक्ट, पंजाब की अमृतसर, जनरल डायर, बैसाखी का त्यौहार, 12 अप्रैल 1919, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखो एंड आपको हर एक चीज समझ में आ ही जाएगा। तो भाई आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आप संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आपको इसे भी पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, वरना बाद में मत कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हर एक टॉपिक पढ़ा दें, वो चाहे इंपॉर्टेंट हो और चाहे जो हो। तो ऐसे में आपको हर एक टॉपिक समझना चाहिए। तो भाई आप लोग क्या करो ना, चलो फिर देख ही लेते हैं। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 वर्गों में विभाजित हो गया। 19वीं सदी की मध्य की बात है, इटली कितने वर्गों में विभाजित हो गया? 7 वर्गों में विभाजित हो गया। अब इटली अगर 7 वर्गों में विभाजित हो ही गया तो इसका मतलब इसका एकीकरण हो गया। तो इटली का एकीकरण कैसे है, एक एक पॉइंट को स्टार के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला स्टार यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि 1830 के दशक में, कब की बात है? 1830 के दशक में जोसेफ मेंजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। मतलब यहां एक नाम है जोसेफ मेंजनी चाचा का सॉरी, इन्होंने जो एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण करने के लिए प्रयास किया। मतलब ये भी सोच रहे थे भाई इटली का एकीकरण हो जाता तो अच्छा रहता। तो ऐसे में ये जोसेफ मेंजनी जी ने प्रयास कर ही दिया और इनका प्रयास सफल हुआ। अब देखो आप यहाँ सन जरूर याद कर लेना, 1830 ईस्वी के दशक की बात है। ठीक है, तो इतना याद रखो, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो मेहनत करके पढ़ो, वरना फिर ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो फिर नंबर कमाएंगे, अगर 90% से कमाए ना तो मुझे संतोष नहीं है। ओके, तो अगला देखो पॉइंट, देखो दूसरा है मेंजनी, काबूल एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव किया। मतलब वो तो प्रयास किए थे, बट प्रयास करने में जैसे किसी कंपनी को खोला जाता है तो प्रयास किया उन्होंने खोलने का, लेकिन खोल तो दिया, लेकिन उसमें कर्मचारी मतलब काम करने वाले भी चाहिए, लेकिन ये काम करने वाले नहीं रहे। जैसे 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब का प्रारंभ किया था, उसी प्रकार से ये 3 लोग मिलकर इटली के एकीकरण का प्रारंभ किया। मेंजनी, काबूल एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव किया। तो ये 3 लोग मिलकर इटली का एकीकरण संभव किए थे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। ओके, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? आप लोग नोट कर लो कि 1861 ईस्वी में, 1861 की बात है। इसमें सन ज्यादा याद करने पड़ते हैं समाज विज्ञान में, इसीलिए आप लोगों को हार्ड लगता होगा, लेकिन ये सन आप लोग थोड़ा याद कर लेना। सन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा लिख देते हो ना तो अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो मत लिखना, गलत मत लिखना। ठीक है, 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला पॉइंट पे आ जाओ यार। अगला पॉइंट है 1859 में सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया, पीडमार्ट, ठीक है,
पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ओके, ऑस्ट्रिया को किसको पराजित किया? ये ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ओके, एंड अगला है, इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भाग लिए। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक भाग भी लिए। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट, लगभग 5-6 पॉइंट, तो इनको आप याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। इनसे आप बनाकर काफ़ी अच्छा लिख भी सकते हो। ओके, इनसे आप और भी लंबा बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद हैं, जैसे आपका निबंध होता है, जैसे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग और लघु उत्तरीय, अगर आपको उसके कुछ पॉइंट्स याद हैं तो आप उसे लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आप यहाँ दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, मेंजनी, काबूल एवं गैरिबाल्डी ने मिलकर एकीकरण, मतलब इटली का एकीकरण संभव हो गया। अब क्या जरूरी है कि आप इतना शॉर्टकट में लिखो जितना मैंने लिखा है? इतना जरूरी नहीं है ना। यहां आप लिख सकते हो मेंजनी, काबूल और गैरिबाल्डी ने मिलकर कठिन परिश्रम करके और इटली के एकीकरण करने के लिए प्रयास किया, और बाद में मेंजनी, काबूल और गैरिबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव भी किया। ऐसे आप थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हो, 2-4 लाइन में लिख सकते हो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा समझ में आ गया हो ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही आपको समझ में आएंगे और टॉपिक्स को आप थोड़ा लॉन्ग बनाते चलिए। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग बना लोगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहे तो इतना बड़ा बहुत है। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक है खूनी रविवार की घटना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी है, तो याद रखना। देखो क्लास 10th वाले, देखो खूनी रविवार की घटना की बात क्यों की गई? अगर ये मंगलवार को हुआ होता तो खूनी मंगलवार की घटना होती, लेकिन खाओ तो रविवार को हो गया था। देखो वर्ष 1905 की बात है, वर्ष 1905 ईस्वी को रविवार के दिन पादरी गायपान के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार के, जैसे मजदूरों का जुलूस जो था, मतलब मजदूर थे, कई सारे मजदूर इकट्ठा थे और उनका जुलूस, ठीक है, जार के विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचा। जैसे रास्ते में इनका घर था, मतलब जार का विंटर पैलेस था, वहाँ पहुँचे। ठीक है, समक्ष पहुँचे। जैसे जो जार पादरी गायपान थे ना, उनके नेतृत्व में जो मजदूर थे, मजदूर अपना जुलूस निकाले, बट जुलूस तो निकाले तो वो आगे बढ़े तो रास्ते में एक घर पड़ता है जो कि विंटर पैलेस पड़ा, वो जार का था। तो जार के विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचे, तब कोसैक्स एवं पुलिस द्वारा मजदूरों पर आक्रमण कर दिया गया। मतलब उनके विंटर पैलेस के पास पहुंचे, आई होप कि मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उनके मतलब तो कोसैक्स एवं जो पुलिस था, उनके द्वारा जो मजदूर का जुलूस था उस पर आक्रमण कर दिया गया। मतलब आक्रमण करने का अर्थ है उनको मारने का प्रयास किया गया। उनको बहुत सारे लोग उसमें मर भी गए। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए, क्योंकि जुलूस में काफ़ी लंबी लाइन होती है, किसकी? मजदूरों की। अब मजदूर को क्या पता कि हमें रास्ते में विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचूंगा तो ऐसे आक्रमण हो जाएगा, ये सब नहीं पता था। तो ऐसे में आक्रमण कर दिया गया, और क्या हुआ कि इस घटना में बहुत सारे मजदूर मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। मतलब मजदूरों को ही मरना होता है हर एक चीज़ में, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे ये हो, चाहे खूनी रविवार की घटना, हर एक मजदूर को ही मरना पड़ता है। अगर घर पर हों तो मजदूर परेशान हो जाएं काम करते करते, और बाहर जाएं तो वहाँ मार डाले जाएं। ऐसे में मजदूरों को बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, मतलब मजदूर मारे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। अब सोचो जिसके 4-5 बच्चे हैं और उनकी पत्नी है और वो मर जाएं, तो ऐसे में उसका घर कैसे चलेगा? वो पत्नी जो है वो कैसे काम करके इन सारे बच्चों को पालेगी? सोचो। अब ऐसे में यार काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। अब तुम उसको क्यों, इतने सारे मजदूर थे, उन्होंने जुलूस निकाला, उन पर आप आक्रमण कर दिए, तो ऐसे में गलत बात है। लेकिन अब पहले की जनता, पहले के लोग, पहले के राजा, क्या पता था? मजदूर मारे गए तथा बहुत सारे घायल भी हो गए, मतलब बहुत सारे घायल भी हो गए। अब ऐसे में घायल तो होंगे ही, उसमें भी बाद में मर भी गए होंगे। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कहते हैं। इतिहास में इसी घटना को लिखा गया है खूनी रविवार की घटना, इसी घटना को। तो ये है खूनी रविवार की घटना। ठीक है, काफ़ी इजी था, अगर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है। ओके, तो अब भाई आप लोग करो क्या? अगर ये सारे क्वेश्चंस, ये जितने मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो ना,
तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात बताना यार, आप लोग एक बात बताइएगा हमारे स्टूडेंट को, सबसे पहले आप बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है ये भी बता दो, एंड आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपको बताना ही है। एंड आप लोग दिल से यार बताइए कि आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लिया करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और आवश्यक सूचना जब मैं भेजता हूं तो उसके मैं कमेंट जरूर चेक करता हूं, उसमें मैं देखता हूं बच्चों को किस चीज की जरूरत है, हर एक स्टूडेंट किस सब्जेक्ट की जरूरत है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, कैसे वो पढ़ने की सोच रहे हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ें, ये सारे कमेंट करो जिसमें आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये जो है ना आवश्यक सूचना इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे में आप लोग कमेंट कर दिया करो, ये आवश्यक सूचना है। अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली वीडियो भी जाएगी, मतलब आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो वो वाला वीडियो जाएगा कि आप लोग कमेंट करो, उस वीडियो पर उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा, वो रहेगा प्रॉब्लम वीडियो। तो ऐसे में आप सभी के लिए न्यू चीज़ लाई जाएंगी, न्यू PDF, न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू आपका लेसन चालू स्टार्ट किया जाएगा, तो सब कुछ स्टार्ट होगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखो, अभी आपका सिलेबस भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, और सब कुछ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो भाई ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।